Hello everyone, good morning. So, welcome to another session of IFS और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आरपीएससी है। आरपीएससी में जो एसीएफ का पोस्ट है तो उसका जो बॉटनी सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको वेलकम इस सेशन के अंदर and very good morning to one and all. Learning with sharing, good morning. Dipendra, good morning. Suman, good morning. Narendra, good morning. Beena, good morning. Shiva, good morning. लर्निंग विद शेयरिंग कह रहे हैं सर सीएसआर नेट के 2020 का पीडीएफ पेपर आईएफएस वेबसाइट पर अपलोड कब तक हो जाएगा? 2019 तक का वेबसाइट पर। ओके, 2020 का पेपर जो है बहुत जल्दी हम अपलोड करेंगे, उसके ऊपर काम चल रहा है, ऑलमोस्ट एंड पे है, वो हम जल्दी से अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है जैसे कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर का जो यहाँ पर ये एसीएफ का पोस्ट है और इस पोस्ट के अंदर हमें बॉटनी का टॉपिक डिस्कस करना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को अगर डिस्कस किया होगा या देखा होगा आपने उनको, तो वहां पर काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल भी डीप नहीं होते क्वेश्चंस। लेवल जो है और डेप्थ जो है वो बहुत बेसिक है, ऊपर से ही यहां पर क्वेश्चन पूछ रहे थे। प्रभीज बायोलॉजी वेरी गुड मॉर्निंग। खुशबू गुड मॉर्निंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सबको गुड मॉर्निंग। और हम यहां पर प्लांट फिजियोलॉजी का एक सिंपल सा टॉपिक फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो हमने सीएसआई के लिए कभी पढ़ा था या जो हमने गेट के लिए कभी पढ़ा था या बाकी एग्जामिनेशंस के लिए जो हमने टॉपिक पढ़ा था, तो हम उससे थोड़ा अलग पढ़ने की यहां पर कोशिश करेंगे। साइंस ये लिखे गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो एक चीज अगर हम यहां पर देखेंगे सबसे सिंपल वाली, अब अगर आपने एसीएफ बॉटनी का सिलेबस ऑब्जर्व किया होगा तो सिलेबस के अंदर सबसे पहले एक चीज आपको देखनी है। अगर मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी का सिलेबस जो है अगर वो शो करूं, तो प्लांट फिजियोलॉजी के सिलेबस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये हम यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले प्लांट वाटर रिलेशन देखने को मिलेगा और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ट्रांसपीरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट, essential macro and micro elements and their role in plant growth। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम, फोटोफॉस्फोराइलेशन, कार्बन साइकिल, C3 एंड C4 पाथवेज एंड कैम प्लांट्स। तो ये हमारा सिलेबस है एसीएफ बॉटनी का, ये प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ है। बाकी जो कोर बॉटनी है उसका भी सिलेबस है। रेस्पिरेशन पढ़ना है हमें, एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एंड फर्मेंटेशन भी आपको यहां पर देखना होगा। देन प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन के अंदर फेजेस ऑफ ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस, कंसेप्ट ऑफ फोटोपिडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। यानी कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो जितना नेट का सिलेबस होता है सीएसआर नेट का, उतना ही सिलेबस यहां पर दे रखा है। लेकिन इस सिलेबस में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ऊपर से ही यहां पर आपको पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में जाके डिस्कस करना नहीं है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, देयर सिंथेसिस एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस विद स्पेशल रेफरेंस टू ऑक्सीन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एबीए एंड सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है प्लांट फिजियोलॉजी का सिर्फ। अब बॉटनी में प्लांट फिजियोलॉजी है, टेक्सोनॉमी है और बाकी भी जो पार्ट है उसका भी सिलेबस थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर हम देख रहे हैं पूरे सिलेबस में हम प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करें, तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम यहां पर जो
टॉपिक है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है। तो फर्स्ट सेशन में हम यहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टू फोटो सिस्टम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इवनिंग में हम एसीएफ जूलॉजी का पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, और एसीएफ जूलॉजी में जो जेनेटिक्स का सेक्शन है उसमें मैं आपको बढ़ाऊंगा मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो उसमें भी आपको लाइव आना है, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर? तो चलो जल्दी से जल्दी, अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, लिंक को शेयर नहीं किया है तो लिंक को शेयर करो, और हमारा जो चैनल है आईएफएस ऑनलाइन उसको सब्सक्राइब करो। क्लियर? सबसे पहले यहां पर हमने ये सिलेबस देख लिया है। अब सिलेबस के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक को। तो कमलेश गुड मॉर्निंग, शुभम गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच शुभम राठौड़। यस डेफिनेटली सेल बायोलॉजी भी हम आगे जाके रिज्यूम करेंगे, जो हमारी बच्ची है आईएफएस ऑनलाइन पे वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हम ट्रांसपोर्ट को पढ़ चुके थे और प्रोटीन सॉर्टिंग हमने स्टार्ट किया था, तो सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स भी हम बहुत ही जल्दी रिज्यूम करने वाले हैं। वर्षा रानी गुड मॉर्निंग, सकाराम गुड मॉर्निंग, पूजा गुड मॉर्निंग, शेखावत 2009 यस। क्लियर? चलो अब यहां पर फोकस के साथ समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से हमें फोटोसिंथेसिस डिस्कस करनी है और हमें यहां पर एसीएफ का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। प्लांट फिजियोलॉजी ये सब टॉपिक है। हाँ मैं कोशिश करूंगा सकाराम, ये कोशिश करूंगा मैं इसी चैनल के ऊपर जितने भी मैक्सिमम टॉपिक में कवर करवा सकता हूं उतने करूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। क्लियर? तो सिंपल वाली बात है फोटोसिंथेसिस में, अगर यहां पर हम देखें फोटोसिंथेसिस में दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे आसपास में। अब एक होता है तो हम उसको कहते हैं कि ऑटोट्रोप्स, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रोप्स। तो एक होते हैं ऑटोट्रोप्स और एक जो होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रोप्स। क्लियर? अब ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। अब यहां पर ऑटोट्रोप्स से क्या समझना है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, the organisms which can synthesize their food, they are referred as autotrophs. whereas जो heterotrophs होते हैं वो heterotrophs खुद का फूड खुद नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल हमें ह्यूमन है, एनिमल्स है, जिनको फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोप्स। सो सिंपल तरीके से हम अगर डेफिनेशन को समझ रहे तो एक है ऑटोट्रोप्स और दूसरे जो है वो हेटेरोट्रोप्स। सो ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्लियर? यस खुशबू गुड मॉर्निंग। तो मुझे गेट लाइफ साइंस का टेस्ट सीरीज देना है। यस खुशबू, आप आईएफएस में कांटेक्ट करिए, डेफिनेटली आपको वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहां से आप टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है आईएफएस का उसके ऊपर कॉल करिए, डेफिनेटली आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। ऑटोट्रोप्स synthesize their own food, whereas heterotrophs, clear, they cannot synthesize their own food material. ठीक है? तो cannot synthesize food, इसलिए वो हेटेरोट्रॉप कहे जाते हैं।
अब फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अब इसका अगर एग्जांपल हम ले और ड्रॉप का, तो एग्जांपल है यहां पर प्लांट्स और यहां पर एग्जांपल है एनिमल्स। लेने के लिए तो कई सारे ले सकते हैं, लेकिन दो मेन और मेजर एग्जांपल्स जो है वो हम यहां पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अलावा फोटो का मतलब हमें पता है लाइट होता है और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, हम कुछ बना रहे हैं। क्लियर? अब 12th में, बीएससी में और एमएससी में जो भी हमने डेफिनेशन सुनी है कि फोटोसिंथेसिस ऐसी ऐसी प्रोसेस है उससे फूड बनता है। अब सबसे सिंपल तरीके से अगर फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन कर सके तो वो कैसे कर सकते हैं? तो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू ऑर्गेनिक कार्बन। अगर इनऑर्गेनिक कार्बन को हम ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। समझ रहे हो? तो यहां पर फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर हम समझने की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से ये इनऑर्गेनिक कार्बन जो है इसको ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, ये हमें देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इनऑर्गेनिक कार्बन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? ऑर्गेनिक कार्बन में। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शंस होती है। फोटोसिंथेसिस जो है उसके अंदर दो रिएक्शंस होती है। एक अगर रिएक्शन हम बात करें तो सिंपल तरीके से एक रिएक्शन की बात करें तो एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी जो होती है वो होती है डार्क रिएक्शन। तो एक लाइट रिएक्शन है और दूसरी जो है वो है डार्क रिएक्शन। तो वन इज लाइट रिएक्शन, वन इज डार्क रिएक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ लाइट रिएक्शन ऐसा कहते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है लाइट के साथ साथ डार्क रिएक्शन भी है। समझ रहे हो? यस। तो यहां पर क्या है? ओके, उज्मा गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस लाइट एंड डार्क दोनों भी रिएक्शंस है। अब ये जो रिएक्शंस है ये रिएक्शंस चलती है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल के अंदर, और ये दोनों रिएक्शन की जो साइट है वो क्या है? इन जनरल अगर बात करें हम तो वो क्लोरोप्लास्ट है। ध्यान रहे कि इस लेक्चर को आपको अच्छे से फोकस के साथ सुनना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी लेक्चर के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी यहां पर प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। क्लियर? सो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर क्या होती है? फोटोसिंथेसिस होती है। और इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि जिस किसी ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोप्लास्ट होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और जिसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अब इसमें भी थोड़े से वेरिएशंस आपको आएंगे, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली हायर प्लांट की बात करें तो अगर हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं तो उनके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट ही होता है जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या है? स्पेशल टाइप का प्लास्टिड है। अब अलग अलग प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड के अलग अलग टाइप्स है।
मतलब प्लास्टिड के अंदर हो सकता है क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, और उनका रोल भी डिफरेंट होता है। लेकिन इन सारे प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा प्लास्टिड है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। किससे रिस्पॉन्सिबल? हो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो दोनों रिएक्शंस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो दोनों रिएक्शंस होती है, वेदर इट इज लाइट रिएक्शन और वेदर इट इज डार्क रिएक्शन, बोथ आर अकरिंग इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनकी जगह जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट जगह है, लेकिन फिर भी दोनों भी कहां पर होते? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, एक बार इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आगे जो है हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। तो यहां से एक सिंपल वाली बात पता चली कि ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। तो क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। क्लियर? अब ये दो मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट है एंड जो स्पेस यहां पर इनर मेम्ब्रेन ने एनक्लोज किया है, क्लियर? तो यहां पर क्या करें, स्पेस एनक्लोज्ड बाय inner membrane of chloroplast, space enclosed by inner membrane of chloroplast is referred as stroma। तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और जो इनर मेम्ब्रेन ने स्पेस एनक्लोज किया उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। अगर ये सेल है तो इस सेल के अंदर के पोर्शन को क्या कहते हैं? साइटोसोल। लेकिन ये स्पेस किसने एनक्लोज किया है? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन है उसने जो स्पेस एनक्लोज किया है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्लियर? देन अगर हम यहां पर और अच्छे से यहां पर समझने की कोशिश करें तो जो ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड इनर मेम्ब्रेन है, इस आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। सो इट इज रेफर्ड एज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। सो द स्पेस which is present between outer and inner membrane of chloroplast is referred as what? Periplastidial space। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है। अब आप क्या देखोगे, इसके अंदर आप ये सिस्टम देख रहे हो, ठीक है? ये सिस्टम जो आपको दिख रहा है इसमें आप देखिए ये इनर मेम्ब्रेन जो है वो इस तरीके से यहां से फोल्ड होता है और ये इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके ऐसा एक फ्लैट शेप्ड वेसिकल्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, ऐसे फ्लैट शेप्ड वेसिकल्स है। क्लियर? सो फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन उससे क्या होता है, कुछ वेसिकल्स डेराइव्ड होती है और इन वेसिकल्स को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? तो दिस इज रेफर्ड एज थाइलैकॉइड्स, जो कि ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर रखा है थाइलैकॉइड, ठीक है? लेकिन ये थाइलैकॉइड जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक करेंगे, जब थाइलैकॉइड एक दूसरे के ऊपर पाइलअप करेंगे तो वहां पर बन जाएगा क्या? तो बन जाएगा ग्रैनम। क्लियर? सपोज आपके पास एक नोटबुक है, एक सिंगल नोटबुक है और ऐसी 10-12 नोटबुक्स आपने ली, एक पहले थी आपके पास, आपने 10-12 और लाई। आप उसको अगर रूम में ऐसे स्कैटर्ड रखने की जगह उन नोटबुक के एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हो तो वहां पर क्या बन जाता है? एक स्टैक बन जाता है। उसी तरीके से यहां पर भी थाइलैकॉइड को एक के ऊपर एक रखा गया, ये एक थाइलैकॉइड है, उसके ऊपर और एक थाइलैकॉइड आ गया
उसके ऊपर और एक थाइलेकोइड आ गया, उसके ऊपर और एक थाइलेकोइड आ गया, इसके ऊपर और एक थाइलेकोइड, और ऐसे थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करते गए। नाउ दिस इज द स्टैक ऑफ थाइलेकोइड। ये थाइलेकोइड का क्या बन गया? स्टैक। तो स्टैक ऑफ थाइलेकोइड, एंड दिस स्टैक ऑफ थाइलेकोइड इज रेफर्ड एज ग्रैनम। इसको क्या कहेंगे? ग्रैनम। द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ग्रैनम इज थाइलेकोइड। क्लियर? तो एक इंडिविजुअल थाइलेकोइड था, लेकिन ऐसे थाइलेकोइड एक के ऊपर पाइलअप होते गए, उन्हें एक स्टैक बनाया। और उसी तरीके से जिस तरीके से हम नोटबुक का स्टैक बनाते, उसी तरीके से यहां पर स्टैक बन गया। एंड दिस स्टैक ऑफ थाइलेकोइड इज रेफर्ड एज ग्रैनम। क्लियर? नाउ व्हाट इज लुमेन? लुमेन किसको कहेंगे? अगर आप ध्यान से समझोगे तो इस थाइलेकोइड के अंदर जो स्पेस है, इस थाइलेकोइड के अंदर जो स्पेस है, उस स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमेन। स्पेस को हम क्या कहेंगे? ल्यूमेन। सो द स्पेस एनक्लोज्ड बाय थाइलेकोइड मेम्ब्रेन is referred as lumen. Clear? So basically what we are trying to say is we are trying to understand the structure of chloroplast. और इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं पेरीप्लास्टिडल स्पेस। देन द स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज रेफर्ड एज स्ट्रोमा। और ये स्ट्रोमा जो है, इसके अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल जो होती है उसको हम कहते हैं थाइलेकोइड। लेकिन अगर यही थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर पाइलअप करना स्टार्ट करे तो इस पूरे स्टैक को हम क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं। और ऐसे अगर एक से ज्यादा ग्रैनम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम ग्रैना कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? ग्रैना कहते हैं। सो इस तरीके से ये एक ग्रैनम हो गया। लेकिन यहां पर ग्रैनम को अगर हम यहां पर ऐसे साथ में जोड़े, ऐसे जोड़े, तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रैना कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ग्रैना। सो बेसिकली एक होता है इंडिविजुअल ग्रैनम जिसके ऊपर थाइलेकोइड का स्टैक होता है, और उसके अगर मल्टीपल हो ऐसे तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्रैना कहेंगे। क्लियर? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस चीज को इतना एक्सटेंड क्यों कर रहे हो? तो एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक आप फोटोसिंथेसिस को बढ़िया तरीके से समझ नहीं पाओगे। क्लियर? चलो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। और अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई है तो बताओ, फिर हम आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। धीरज, वेरी गुड मॉर्निंग। राजीव, गुड मॉर्निंग। हिना, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। चलो, अच्छे से समझने की कोशिश करो क्योंकि एट द एंड ऑफ लेक्चर या बीच बीच में हम लेक्चर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो, उसके बाद आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? और अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए और लेक्चर आपको देखने, तो अगर अभी तक आप लोगों ने IFS ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब IFS ऑनलाइन। वेरी सून हम 50,000 की फैमिली हो रही है, 50K की फैमिली हो रही है ऑन यूट्यूब। तो जल्दी से जल्दी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलो, वर्षा रानी क्लियर हो गए, पुष्पा नेगी क्लियर, वेरी गुड। प्रियंका, वेरी गुड। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर हमें कुछ चीजें जो है हमें क्लियर समझ। ओके, स्ट्रोमा लैमेली क्या है? खुशबू ने क्वेश्चन पूछा है। अब देखो, अब एक चीज है, जो भी पोर्शन इस ग्रैनम का, जो भी पोर्शन स्ट्रोमा को फेस कर रहा है, जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे स्ट्रोमल लैमेली। फॉर एग्जांपल ये देखो, दिस पोर्शन ये किसको फेस कर रहा है? किसके कांटेक्ट में है ये पोर्शन?
तो दिस पोर्शन इट इज इन द कॉन्टेक्ट विद, ये जो लाइन में दिखा रहा हूं यहां पर, ये पोर्शन किसके कॉन्टेक्ट में है? तो ये पोर्शन कॉन्टेक्ट में स्ट्रोमा के, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमल लैमेली कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? स्ट्रोमल लैमेली। लेकिन जो पोर्शन, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पोर्शन आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल यहां पर हाईलाइट करके दिखाया है पोर्शन, यहां पर हाईलाइट करके दिखाया है, यहां पर दिखा रहा है, ये किसी भी तरीके से स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। दिस पोर्शन इज नॉट इन द कांटेक्ट ऑफ स्ट्रोमा, तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रैनल लैमेली कहेंगे। दिस ब्लू लाइंस आर रेफर्ड एज ग्रैनल लैमेली। क्लियर? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। ये स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट, अब देखो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को अगर देखना है बहुत डिटेल में तो भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना डिटेल में हमारे पास अभी टाइम नहीं, हमें आगे भी टॉपिक कवर करना है, तो जितनी हमारे काम की चीजें थी उतनी हमने डिस्कस कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखवा रहा हूं, वो आपको अच्छे से समझनी है। वो क्या है? सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको दो रीजन पता चले। एक तो आपके पास कौन सी है? लाइट रिएक्शन है, और एक कौन सी है? डार्क रिएक्शन है। तो जो लाइट रिएक्शन है वो उसकी साइड क्या है, और जो डार्क रिएक्शन है उसकी साइड क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, लाइट रिएक्शन की जो साइड है, वो साइड जो है वो है थाइलैकोइड मेम्ब्रेन, या फिर ग्रेना और ग्रेनल मेम्ब्रेन, या थाइलैकोइड और थाइलैकोइड मेम्ब्रेन। डार्क रिएक्शन की साइड जो है क्लियरली वो है स्ट्रोमा। डार्क रिएक्शन साइड कौन सी है? स्ट्रोमा है। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि एक ही क्लोरोप्लास्ट है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होती है, और लाइट रिएक्शन जो है वो होती है कहां पर? थाइलैकोइड की मेम्ब्रेन में। और थाइलैकोइड मेम्ब्रेन नहीं कहना है आपको, तो ग्रेना की मेम्ब्रेन में या फिर ग्रैनल मेम्ब्रेन में होती है। ये चीजें आपको यहां पर अच्छे से समझने की कोशिश करना है। क्लियर? चलो, वेरी गुड। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, सो उसको हम क्या कहेंगे? पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब कौन से पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? उसके पहले अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज पिगमेंट? सिंपल सा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज पिगमेंट? पिगमेंट क्या है? क्लियर? सो इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन है। मतलब बच्चे जब सोचते हैं पिगमेंट मतलब उनको लगता है पिगमेंट मतलब बहुत कुछ अलग है, लेकिन पिगमेंट जो है वो सिंपल है। पिगमेंट इज व्हाट? एनी मॉलिक्यूल which absorbs light, which absorbs light is referred as pigment. Any molecule which absorbs light is referred as pigment. इसको हम क्या कहते हैं? पिगमेंट। ये समझ में आएगा अच्छे से? देखो, ये सारे स्टूडेंट को मैं बता रहा हूं इवनिंग में 5 बजे, शाम के 5 बजे मेरा और एक लाइव लेक्चर होगा ACF के जूलॉजी पोस्ट के लिए, जिसमें मैं आपके साथ जेनेटिक्स का पार्ट पढ़ाऊंगा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को डिस्कस करूंगा। तो सारे लोगों को यहां पर लाइव में आना है और वहां पर हम मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से हमें उसको डिस्कस करना है। क्लियर? चलो,
अब पिगमेंट्स, different types of pigments are involved in photosynthesis. Different types of pigments are involved in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के अंदर अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटिनॉइड है, फाइकोसाइनिन है, फाइकोइरिथ्रिन है. कई सारे डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहां पर देखो, ये आपको डायग्राम दिख रहा है. क्लियर? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दिख रहा है क्लोरोफिल ए का डायग्राम, ये क्लोरोफिल बी का है, एंड दिस इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए. और मैं बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे सिंपल वाली बात कि क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल पिगमेंट. Chlorophyll A is universal pigment. What do we mean by universal pigment? It means that it is present in all the photosynthetic organisms. जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हमें नोन है, वो सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल ए देखने को मिलता ही मिलता है. भले ही वो एग्जैक्टली सेम ना हो, लेकिन क्लोरोफिल ए का वेरिएंट हो, लेकिन सारे फोटोसिंथेटिक, आई रिपीट, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिम्स के अंदर क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है. सारे में अंदर नहीं करे, हमारे अंदर थोड़ी क्लोरोफिल ए है. क्लियर? सो क्लोरोफिल ए इज ए यूनिवर्सल पिगमेंट. इट इज प्रेजेंट इन ऑल द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, एंड ये नेसेसरी पिगमेंट है. इसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती. नेसेसरी, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसेंशियल पिगमेंट है. क्लियर? इट इज ए इसेंशियल पिगमेंट. समझ में आ गया? वेरी गुड. नाउ इफ वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, तो आपको यहां पर एक रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा. यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है. ऐसा और नो, ये रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है. और इस रिंग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो ये पूरा रिंग स्ट्रक्चर, ये कौन सी रिंग है? तो दिस इज पोरफायरिन रिंग. तो ये कौन सी है? पोरफायरिन रिंग है. ऐसी ही पोरफायरिन रिंग हीमोग्लोबिन के अंदर भी होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, वेयर एज क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है. क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम होता है. एंड इस मैग्नीशियम की वजह से इस क्लोरोफिल को कौन सा कलर आता है? ग्रीन कलर आता है. हम जो कहते हैं ना, जो ग्रुप है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वो मैग्नीशियम है. अगर इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को आप ऐसा ही रखो और इससे मैग्नीशियम अगर आप रिमूव करो, तो ये क्लोरोफिल कभी भी आपको ग्रीन कलर का नहीं दिखेगा. क्लोरोफिल हो जाएगा कलरलेस. सो क्लोरोफिल को जो ग्रीन कलर है, इट इज ड्यू टू मैग्नीशियम. क्लियर? ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये पूरा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इसमें एक पोरफायरिन रिंग होती है, और इसको ही हम क्या कहते हैं? टेट्रापाइरोल रिंग, क्योंकि इसमें 4 पाइरोल रिंग है. तो इट इज ए टेट्रापाइरोल रिंग. व्हाई टेट्रापाइरोल रिंग? बिकॉज हियर यू विल गेट 4 पाइरोल रिंग. फॉर एग्जाम्पल, ये एक, दिस इज सेकेंड, this is third, and this is fourth. These are 4 pyrrole ring, and this pyrrole ring का, हर एक pyrrole ring का एक नाइट्रोजन
हर एक पायरोल रिंग का एक नाइट्रोजन फॉर्म करता है कोऑर्डिनेट एज वेल एज कोवैलेंट बॉन्ड। दो नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं मैग्नीशियम के साथ, और दो नाइट्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं मैग्नीशियम के साथ। तो बेसिकली यहां पर ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है। नाउ देयर इज अ वेरी लिटल डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड बी के बीच में बहुत ही कम, बहुत ही लिटल डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? देखो, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल ए का और दिस इज द क्लोरोफिल बी का, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी का अगर आप देखोगे तो इसमें एक डिफरेंस है। इस जगह पर जो सेकेंड पायरोल रिंग है यहां पर CH3 है, वेयर एज क्लोरोफिल बी की जो सेकेंड पायरोल रिंग है वहां पर CHO है। तो एक जगह पर CH3 है और एक जगह पर CHO है। बस इतना ही कुछ डिफरेंस है क्लोरोफिल ए एंड बी के बीच में, बाकी क्लोरोफिल ए और बी में कुछ भी डिफरेंस नहीं। सेम ये आपकी पोरफायरिन रिंग होगी, सेम ये फाइटोल टेल भी यहां पर प्रेजेंट होगी। दिस इज फाइटोल टेल। ये क्या है? फाइटोल टेल है। और इस फाइटोल टेल की वजह से जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा हाइड्रोफोबिक बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोफोबिक। गॉट इट? इस तरीके समझ में आ गया आपको? यहां पर एस और नो ये क्लियर हो गया? चलो, वेरी गुड। तो फाइटोल टेल यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब डिफरेंस क्या है क्लोरोफिल ए एंड बी के बीच में? तो क्लोरोफिल ए के पास अगर CH3 है इस जगह पर, तो यहां पर CHO है। और अगर हम क्लोरोफिल ए का एंड क्लोरोफिल बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर अगर डिस्कस करें, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए। और अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर का अगर हम डिफरेंस देखें तो बस इस जगह पर ये ग्रुप जो है वो अलग है, यहां पर ये ग्रुप है, और इस पोजीशन पे ये ग्रुप है, तो यहां पर इस पोजीशन के ऊपर ये ग्रुप है। इतना ही कुछ डिफरेंस है। जितने भी सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबके पास क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन क्लोरोफिल ए के वेरिएंट्स होते हैं। जैसे अगर हमने ये देखा, दिस इज क्लोरोफिल ए, और ये अगर देखा, दिस इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए। इतना ही डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ये क्लियर हो गया आपको एकदम से? एस और नो? ठीक है, यहां पर समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये पिगमेंट्स का काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना, लेकिन इसमें जो रिएक्शन सेंटर है, क्लियर, यहां पर जो रिएक्शन सेंटर है, तो रिएक्शन सेंटर की तरह यहां पर कौन काम कर रहा है? तो जो रिएक्शन सेंटर है उसके लिए काम करता है कौन? क्लोरोफिल ए। तो रिएक्शन सेंटर के लिए काम करेगा क्लोरोफिल ए। क्लियर? तो क्लोरोफिल ए काम करेगा, बाकी और कोई काम नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे वेरिएशंस है। अगर आप साइनोबैक्टीरिया की बात करोगे, स्पेसिफिकली अगर आप इफ वी टॉक अबाउट साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर फाइकोबिलीन होता है या फाइकोबिलिजोम होता है। फाइकोबिलीन या फाइकोबिलिजोम प्रेजेंट होता है कहां पर? साइनोबैक्टीरिया के अंदर। और इसकी वजह से साइनोबैक्टीरिया जो है वो डिम लाइट पे भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन डिम लाइट। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहां पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और यहां पर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इसमें आपको क्या करना है? सिंपल से देखो, ये क्लोरोफिल्स के एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है।
यहां पर वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ इन नैनोमीटर। और आप देख रहे हो तो ये क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है, दिस इज क्लोरोफिल के बी के एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है, एंड दिस इज बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन का ग्राफ है। यहां पर वेवलेंथ दे रखी है 400, 500, 600, 700, 800, ये वेवलेंथ दे रखी है। और इस वेवलेंथ में अगर आप देखोगे तो बढ़िया तरीके से आपको यहां पर समझ में आएगा कि यहां पर जो फॉर एग्जांपल यहां पर ये क्लोरोफिल ए है, तो ये 400 टू 450 के आसपास में ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि क्लोरोफिल बी इसमें और ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल बी यहां तक एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ यहां पर एब्जॉर्प्शन है, तो ये देखो ये 450 को इतनी एब्जॉर्ब कर रहा है या इसमें ये इतना एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्लोरोफिल बी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए। कौन से रीजन में? 400 टू 500 के रीजन में। लेकिन वहीं पर आप बात करोगे तो 600 टू 700 के रीजन में यहां पर ये आप देखोगे तो क्लोरोफिल ए जो है, ये वाला आप देखोगे तो क्लोरोफिल ए ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है यहां पर, और जबकि क्लोरोफिल बी जो है यहां पर क्या कर रहा है? कम एब्जॉर्ब कर रहा है। और बैक्टीरियो क्लोरोफिल तो 400, 500, 600, 700 एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम कहां पर एब्जॉर्प्शन कर रहा है? वो 700 टू 800 की रेंज में वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का हमने यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जब देखते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, तो इसमें हमें क्या दिखाई देता है? क्लोरोफिल ए जो है वो थोड़ा कम एब्जॉर्ब करता है 400 टू 500 में एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी, वेयर एज जो हमारा क्लोरोफिल ए एंड बी अगर इनको ही 600 टू 700 के रेंज में देखे तो यहां पर क्लोरोफिल ए ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल बी थोड़ा सा कम करता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। वैसे ही अगर हम बात करें फॉर अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के लिए, दूसरे लाइट नेहा लाइट एब्जॉर्ब कर रहे डिफरेंट वेवलेंथ की, अगर हम अदर पिगमेंट्स की बात करें तो अदर पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड्स है, फाइकोइरिथ्रीन है, फाइकोसाइनिन है। तो बस आपको देखना है कि कैरोटिनॉइड्स जो है वो कौन सी वेवलेंथ में एब्जॉर्ब कर रहा है, फाइकोइरिथ्रीन कहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है, और फाइकोसाइनिन जो है वो कहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये आपको यहां से देखना है। बस इतना ही देखना है। जैसे कि 400 टू 500 के रेंज में कैरोटिनॉइड्स के दो पिक आ रहे हैं, ये एक पिक आ रहा है यहां पर और ऊपर से यहां पर एक पिक आ रहा है। वेयर एज 500 टू 600 में यहां पर एक पिक आ रहा है और यहां पर एक पिक आ रहा है, और 600 550 से 620 तक यहां पर एक पिक आपको दिख रहा है। सो इस तरीके से यहां पर क्या होता है, तो ये एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आपके एसीएफ बॉटनी पेपर में कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, तो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की जाती है इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा एक लेवल एडवांस जाए और आगे क्वेश्चंस पूछे। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम जो बात कर रहे हैं यहां पर फोटोसिंथेसिस में, हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की। फोटोसिंथेसिस में हम किसकी बात करेंगे? लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, दो टाइप का फ्लो होता है। एक होता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, और दूसरा जो होता है वो होता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। एक होता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और एक जो होता है वो होता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब किसी कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन होगा। फॉर एग्जांपल ये ए है
और ए से बी है। अगर इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर बी के पास जा रहा है, सपोज इलेक्ट्रॉन जो है ए से निकलकर बी के पास जा रहा है, तो ए का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और बी का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ए का हो गया ऑक्सीडेशन और बी का हो गया रिडक्शन। क्लियर, एस और नो? हाँ, यस, शेखावत 2009, डेफिनेटली मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। लेकिन नॉन साइक्लिक फ्लो में क्या होता है, अगर सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, तो वो कहीं पर भी घूम फिर कर कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी रीजन में जा सकता है, लेकिन वो वापस कभी भी उस जगह पर नहीं आता और इलेक्ट्रॉन यहां पर फाइनली लॉस हो गया। यानी कि यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ये पॉइंट अगर हमने ए माना और ये पॉइंट बी माना, तो पॉइंट बी के पास इलेक्ट्रॉन जाता है, वापस वो कभी भी पॉइंट ए के पास नहीं आता, ए के पास वो कभी नहीं आएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन सपोज अगर ये पॉइंट है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी, कहीं पर भी जाए, इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पर जाए, कितना भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी घूम फिर कर आए, इलेक्ट्रॉन वापस यहीं पर आने वाला है, इसी पॉइंट पे। तो यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस कभी नहीं होता। तो ऑलवेज रिमेंबर, नॉन साइक्लिक फ्लो में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकला था वहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। वेयर एज साइक्लिक फ्लो के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा, जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकला था उसी जगह पर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं लाइट रिएक्शन में। यस नेहा, यू आर राइट, फोटोसिंथेसिस जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लियर? अब हमें डिस्कस करना है लाइट रिएक्शन। चलो, ये हमारा पार्ट आ गया यहां पर। क्लियर? अगर मैं आपको ये थाइलेकॉइड दिखाऊं, मैं बोलूं कि ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, सपोज दिस इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर क्या है, दिस इज ल्यूमेन, और ये बाहर वाला पोर्शन क्या है, तो दिस इज स्ट्रोमा। तो थाइलेकॉइड के अंदर वाला जो पोर्शन है वो है ल्यूमेन, और जो बाहर वाला पोर्शन दैट इज स्ट्रोमा। ये हमने डिस्कस किया। सेम उसी तरीके से आप देख रहे हो यहां पर, ये थाइलेकॉइड का इंटीरियर है। क्लियर? तो ये जो है, तो ये अंदर का, बाहर का पोर्शन है, और ये अंदर का मतलब कौन सा, ल्यूमेन। और ल्यूमेन ऑलरेडी यहां पर लिखा भी रखा है, दिस इज ल्यूमेन एंड दिस इज स्ट्रोमा। रेखा मिश्रा लेक्चर जो है वो 11 बजे स्टार्ट हो चुका है, लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट, ये लेक्चर यूट्यूब पे रहेगा। अभी आप यहां से ज्वाइन करिए हमें, और जब खत्म होगा तो फिर वापस जितना आपका रहा है वो आप हमारे साथ देख सकते हैं। क्लियर? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में हम यहां पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक देख रहे हो स्ट्रोमा है, और यहां पर PS2 है, और यहां पर PS1 है। तो देयर आर टू फोटो सिस्टम्स जो यहां पर प्रेजेंट है। तो टू फोटो सिस्टम्स विच आर प्रेजेंट हियर। एक कौन सा है, PS2 वाला फोटो सिस्टम है, एंड एक कौन सा है, PS1 वाला फोटो सिस्टम है। एक PS2 है एंड एक PS1 है। डोंट फॉरगेट कि हमें क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, आपको कहीं पर भी जाना है क्वेश्चन डिस्कस करने में। एक PS2 है और एक PS1 है। अब अगर इसमें बात करें, टू फोटो सिस्टम और एक PS2 और एक PS1। अब यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले लाइट जो है यहां पर आ रही है, लाइट PS2 के ऊपर आ रही है, और PS2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं, प्लास्टोक्विनोन के पास जा रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन अगर सपोज यहां से फोटो सिस्टम सेकेंड से दो इलेक्ट्रॉन अगर प्लास्टोक्विनोन के पास गए, तो प्लास्टोक्विनोन जो है वो दो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, PQH2 बन जाएगा। तो
PS2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और 2 प्रोटॉन हमने स्टोमा से लिए और PQ को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, PQH2 के अंदर। अब यही PQH2 जो है ये जब यहां पर जाएगा तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर वाले रास्ते में गया और एक इलेक्ट्रॉन आपका नीचे वाले रास्ते में गया। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और एक इलेक्ट्रॉन नीचे गया और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये साइटोक्रोम B6F से कहां पर आ गया, प्लास्टोसाइनिन के पास आ गया। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर यहां पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास गया, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, तो ये जाएगा PS1 के पास। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर गया, PS1 के पास। जो 2 प्रोटॉन आपने ऊपर से लाए थे वो दोनों भी प्रोटॉन्स अब क्या हो जाएंगे, तो वो प्रोटॉन्स यहां पर नीचे आ गए तरीके से। क्लियर? PS2 से इलेक्ट्रॉन, PS1 से इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, फेरोक्सीन के पास जाएंगे। ठीक है? फेरोक्सीन कहां पर है, स्ट्रोमल साइड पे। और जब ये फेरोक्सीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा और किसको देगा, FNR को। व्हाट डू यू मीन बाय FNR, तो FNR इज इक्वल, मतलब इसको क्या कहेंगे, तो FNR इज फेरोक्सीन NADP रिडक्टेज, फेरोक्सीन NADP रिडक्टेज, FNR। क्लियर? तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं यहां पर कि ये जो फेरोक्सीन है इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, FNR को। FNR क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो फेरोक्सीन से इलेक्ट्रॉन लेगा और NADP को प्रोवाइड करेगा। तो जो फेरोक्सीन से इलेक्ट्रॉन लेता है और जो NADP को प्रोवाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं, FNR। और FNR क्या कर रहा है, जो NADP प्लस है उस NADP प्लस को इसमें कौन कर देता है, NADPH के अंदर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो NADP प्लस इज कन्वर्टेड इनटू NADPH। समझ में आ गया? वेरी गुड। सो इस तरीके से हम यहां पर 2 फोटो सिस्टम की बात करें, PS2 एंड PS1, FNR फेरोक्सीन एंड NADP रिडक्टेज। क्लियर? अब इस PS2 से जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए उस इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे रिकवर करना है, तो उस इलेक्ट्रॉन के लॉस को रिकवर करने के लिए यहां पर वाटर का ब्रेकडाउन होता है और वाटर का ब्रेकडाउन होके जो इलेक्ट्रॉन निकलते, 2 इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पर निकले, एक वाटर का ब्रेकडाउन होके, तो हाफ क्या बना, O2 प्लस 2H प्लस बने और ये 2H प्लस, ये 2 प्लस 2, ऐसे 4 H प्लस जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स है कौन सा, ATP सिंथेज नाम का कॉम्प्लेक्स है। तो ये 4 H प्लस ATP सिंथेज के थ्रू बाहर गए तो यहां पर ADP प्लस PI के बीच में बॉन्ड बना, जिससे क्या बने, यहां पर ATP का फॉर्मेशन हो। क्लियर? तो इस तरीके से ADP प्लस PI के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। तो 2 चीजें हो गई, यहां पर आपका NADPH भी बना और ADP भी बना। सो देयर इज synthesis of NADPH, सिंथेसिस नहीं कहेंगे, सिंथेसिस ऑफ ATP, तो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड रिडक्शन ऑफ NADP प्लस। मुझे ये बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे पहले, किससे, PS2 से इलेक्ट्रॉन निकले पहले खुद के, तो वो इलेक्ट्रॉन फाइनली किसके पास गए, NADP प्लस के पास गए और यहां पर NADPH बना। तो अब यहां पर हमें इसकी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, यहां से लॉस हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां से होता है तो आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉन साइक्लिक फ्लो हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर फ्लो कहते हैं। हाँ, रिपीट कर रहा हूं, आराम से समझने की कोशिश करो। नॉन साइक्लिक फ्लो कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, लीनियर फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहां पर क्या हो गया, लॉस हो गया। अब सिंपल तरीके से अगर हम बात करें तो सबसे पहले PS2 के ऊपर लाइट आती है,
साथ साथ में PS1 के ऊपर भी लाइट आती है, दोनों के ऊपर लाइट आएगी, PS2 एंड PS1 दोनों के ऊपर लाइट आ गई। और ये लाइट आने की वजह से दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए। PS2 के इलेक्ट्रॉन्स कहां पर गए, फिर प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से कहां पर गए, साइटोक्रोम B6F के पास। दो इलेक्ट्रॉन थे, तो एक ऊपर गया, एक यहां पर आया प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहां पर गया, PS1 के पास। PS1 से इलेक्ट्रॉन कहां पर गया, पैराडॉक्सिन के पास गया आगे। पैराडॉक्सिन ने किसको दिया, FNR को, और इसकी वजह से क्या बना यहां पर NADP प्लस एंड ATP यहां पर फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो H प्लस है, तो यहां पर क्या बन रहा है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन रहा है यहां पर। सो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। रेखा मैंने रिपीट कर दिया है कि क्लास जो है वो 11 बजे स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जो है बाकी वाला लेक्चर बाद में देखिए, पहले इसको कंटिन्यू करिए। क्लियर, चलो ये चीज यहां पर समझ में आ गई। इसको और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप समझने की कोशिश करो। 2 पिगमेंट सिस्टम से यहां पर, और इन 2 पिगमेंट सिस्टम में अगर आप क्लियर देखोगे तो यहां पर एक है P680 और यहां पर P700। P680 को ही हम PS2 कहते हैं, P700 को ही हम PS1 कहते हैं। तो एक PS2 है और एक PS1 है। क्लियर, अब ऑर्डर देखिए, ऑर्डर के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। हाँ निशद वही कर रहे हैं, बस अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम ही है, बस अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो P680 मतलब यहां पर अगर P680 वेवलेंथ की लाइट आ गई, यहां पर देखो इस जगह पर ये लाइट आ गई। अगर P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट यहां पर आती है PS2 के ऊपर, तो PS2 के अंदर जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। क्लियर, अब यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, किससे, PS2 से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। तो PS2 का लॉस जो है वो कौन रिकवर करेगा, तो यहां पर 2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कर दिया। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल तोड़ते हैं तो एक ऑक्सीजन प्लस 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा तो यहां पर एक ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, इतनी चीजें बनेगी। 2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो गया तो एक ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, तो यहां पर ये 4H प्लस जो है या 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास चले जाएंगे, PS2 के पास। जब 1 बाय 1 ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पर निकलते हैं PS2 से, तो वो कहां पर जाएंगे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और वो आगे PO15 के पास जाएंगे। PO15 से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन A के पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन A से प्लास्टोक्विनोन B के पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन B से यहां पर जाएंगे किसके पास, साइटोक्रोम B6F के पास जाएंगे। साइटोक्रोम B6F किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन को देगा। प्लास्टोसाइनिन किसको देगा, P700 को देगा। P700 किसको देगा, मतलब P700 के जो इलेक्ट्रॉन्स है, लाइट आएगी तो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से अगेन कहां पर जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और फिर यहां पर A0 से A1, A1 से FeSX, FeSX से FeSA, FeSB, पैराडॉक्सिन एंड FNR, और FNR से फाइनली क्या होता है, NADP प्लस जो है वो रिड्यूस्ड होगा किसमें, NADPH के अंदर। क्लियर, तो इन अ सिंपल मैनर इस तरीके से नॉन साइक्लिक फ्लो होता है। आराम से समझाऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार समझाऊंगा, मुझे बार बार समझाने की आदत भी है, डोंट वरी अबाउट दैट। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर हो गया। पहली चीज, 2 फोटो सिस्टम में दोनों के ऊपर साइमल्टेनियस लाइट आती है। ठीक है, अगर लाइट PS2 के ऊपर आ रही है यहां पर 6 नैनोमीटर की, तो लाइट 700 पे ऊपर भी आएगी, PS1 के ऊपर भी आएगी। क्लियर,
लाइट जैसे आती है तो यहां पर जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चलेंगे। तो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, एक्साइटेड। यहां पर भी ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो P680 जो है उसके वहां से कहां पर जाएंगे, फियोफाइटिन। इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से PQA, PQA से PQB। दिस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, इस ऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। तो फियोफाइटिन के ऊपर पा जाएंगे, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्रोम ए, इसके बाद प्लास्टोक्रोम बी, देन यहां से जाएंगे साइटोक्रोम B6 के पास। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है लुमेन के अंदर क्या, प्रोटॉन का ग्रेडियंट। ये देखिए ना आप यहां से, ये यहां पर देखो, दिस इज स्ट्रोमा एंड दिस इज लुमेन। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे प्लास्टोसाइनिन के पास से, जब ये PS1 के पास जा रहे तो यहां से यहां पर क्या आते हैं, 2 प्रोटॉन आते हैं। तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन कहां पर आ रहे, लुमेन में आ रहे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू लुमेन, स्ट्रोमा से प्रोटॉन कहां पर आ रहे, लुमेन में आ रहे। तो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन रहा है। क्लियर। तो आपको ऑर्डर ध्यान में रखनी है, यहां पर PS2 से इलेक्ट्रॉन कहां पर आएंगे, PS1। और फाइनल इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है फाइनली एक्सेप्ट कर लिए किसने, तो वो NDP ने। ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर जो हमें यहां पर दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, PS2 के लिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो कौन है, वाटर है। तो वाटर जो है वो PS2 के लिए इलेक्ट्रॉन डोनर है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कौन है, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज NADP+। दोनों फोटो सिस्टम को यहां पर जो है वो कौन गण करता है, दोनों फोटो सिस्टम को यहां पर गण करता है कौन, प्लास्टोसाइनिन। तो PS2 एंड PS1 जो है उनको गण कौन कर रहा है, प्लास्टोसाइनिन। सो प्लास्टोसाइनिन connects PS2 and PS1। क्योंकि PS2 से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्रोम, ये सारे ऑर्डर फॉलो करते, प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे किसके पास, PS1 के पास। तो PS2 एंड PS1 इनके बीच में जो जोड़ने वाली कड़ी है उनको ज्वाइन कौन कर रहा है, जोड़ कौन रहा है, तो इट इज प्लास्टोसाइनिन। क्लियर। सो इस तरीके से हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहां पर अगर हम बात करें तो 2 चीजें इंपॉर्टेंटली हो रही है। एक तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। और दूसरा जो हो रहा है, एक हो रहा है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर और दूसरा क्या हो रहा है, तो वो हो रहा है रिडक्शन ऑफ NADP, NADP+। किसमें हो जाएगा, NDPH में। और इसके अलावा और एक चीज यहां पर हो रही है, सिंथेसिस ऑफ ATP। क्या हो रहा है यहां पर, ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का, रिडक्शन हो रहा है NDP+ का, एंड ATP की सिंथेसिस भी यहां पर हो रही है। ये 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है वो हमें यहां पर देखने को मिल रहे, समझ गए। तो इस तरीके से अब देखो यहां पर कैसे, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ा सकता यहां पर क्योंकि क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो मुझे बस बेसिक लेवल समझानी है आपको। यहां तक भी क्वेश्चन नहीं आता कि कितने ATP और कितने NADP बनते हैं आपके ACF बॉटनी के अंदर, वो क्वेश्चन भी नहीं आता।
बस इतना पता चलना है कि नॉन साइक्लिक फ्लो होता कैसे। तो नॉन साइक्लिक फ्लो में क्या होता है, PS2 से इलेक्ट्रॉन कहां पर फाइनली NADP के प्लस जाते हैं, और उतने उससे आगे कुछ पूछा ही नहीं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो वहां पर वो क्वेश्चंस बहुत बेसिक लेवल के, बहुत ऊपर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर है यहां तक? यस और नो? वेरी गुड। अब यहां से अगर हम आगे बात करें तो कुछ क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। चलो फटाफट से अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चलो बी क्विक, पहला क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करो कि क्या है क्वेश्चन का आंसर। बी क्विक, चलो। क्लियर? चलो बताओ क्या आंसर है। ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर फोटो ऑटोट्रोपिक्स, फोटो हेट्रोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक, या फिर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका, फटाफट से बताओ। यस, तो खुशबू कह रही कि फर्स्ट आंसर होगा, कमलेश वन कह रहे, सब लोग कह रहे कि आंसर वन होगा। चलो देखते एक बार आंसर वन होगा कि क्या होगा। सो ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑब्वियसली फोटो ऑटोट्रोपिक। फोटो मींस लाइट, और लाइट को यूज करके वो क्या करते हैं, खुद का फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं। फोटो हेट्रोट्रॉप, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को हम कभी हेट्रोट्रॉप नहीं कह सकते। कीमो ऑटोट्रॉप, कीमो नहीं कहना पड़ेगा, लाइट को यूज करे तो क्या करना पड़ेगा, फोटो ऑटोट्रॉप। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, तो ये गलत है। कुछ एनऑक्सीजनिक भी होते हैं। क्लियर? चलो सेकंड का आंसर बताओ फटाफट से, इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की रेंज क्या है, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन सी लाइट को यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बताओ जल्दी से, बी क्विक। यस, यस, चलो। तो कोई बता रहा है थ्री है, कोई बता रहा है, बताओ जल्दी से।
चलो तो क्या बताया आपने आंसर? ओके, कोई कह रहा है कि 3 होगा, कोई कह रहा है 2 होगा। खुशबू कह रही है 3, कमलेश 2 कह रहे, पुष्पा 3 कह रही है, शेखावत 3 कह रहे, नम्रता 2 कह रही है, अभिषेक 3 कह रहा है, संतोष 1 नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? 400 to 700 नैनोमीटर। तो दिस इज द पार रीजन। पार इज व्हाट? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो जो हायर प्लांट से जो लाइट यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस वो होती है 400 to 700, उसको हम क्या कहते हैं? पार। तो कोई बात नहीं, अब अच्छे से ट्राई करो, बी क्विक। चलो नेक्स्ट, द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी तो बताए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्लोरोफिल के अंदर रिंग स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इतने बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अभी तक अगर आप लोगों ने आईएफएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बढ़िया कंटेंट के लिए, ऐसी चीजों के लिए जल्दी से जल्दी आईएफएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। वेरी गुड। तो क्या होगा आंसर इसका? थर्ड का आंसर क्या होगा? द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ, ओके, खुशबू कह रही है कि 3 होगा, वेरी गुड, मैग्नीशियम। विशाल कह रहे हैं मैग्नीशियम होगा, जितेंद्र कुमार बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा थर्ड, दैट इज मैग्नीशियम। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम, बिल्कुल सही बात है। यस नम्रत सिंह, यू आर राइट। रिशु वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है बिल्कुल। यस, और प्रीति वेरी गुड। चलो, सब लोगों ने बहुत बढ़िया किया है, बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। पाटिल वेरी गुड, दीपाली बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगा के करिए, आराम से करिए, इजी है, डिफिकल्ट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the correct order of electron transport during light reaction in the thylakoid membrane of chloroplast? क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन की कौन सी ऑर्डर जो है वो करेक्ट ऑर्डर है, ये बताइए। ए के P680 साइटोक्रोम B6F प्लास्टोसाइनिन प्लास्टोक्विनोन, P680 प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम B6F प्लास्टोक्विनोन, P680 प्लास्टोक्विनोन प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम B6F, P680 प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। तो अभी तो हमने जो सेकेंड वाला डायग्राम देखा था, उस डायग्राम के अंदर हमने जो देखा था, तो उस डायग्राम के अंदर कौन सा ऑर्डर आपको यहां पर सही लग रहा है वो आपको बताना है। चलो जल्दी से जल्दी बताओ कि कौन सा ऑर्डर आपको सही लग रहा है। यस, जितेंद्र कुमार कह रहे कि 4th होगा, खुशबू कह रही है 4 होगा, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फटाफट से कमेंट करो, बी क्विक, कमेंट करो, चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है कि वेरी सून वी आर गोइंग टू रीच 50K फैमिली। बहुत जल्दी हम लोग 50,000 की फैमिली हो रहे ऑन यूट्यूब। तो ये हम डेफिनेटली सेलिब्रेट करेंगे, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बड़ा सा इवेंट करेंगे अच्छा वाला। और इतने सब्सक्राइबर्स हम सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से, आपने जो रिस्पेक्ट शो किया है, जो लव आपने शावर किया है हम लोगों के ऊपर, आईएफएस के ऊपर, दैट इज फेनोमिनल। वी आर ग्लैड टू हैव यू गाइज। और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करिए, जल्दी से जल्दी हम 50,000 की जगह 50 लाख की फैमिली हो, बहुत ही बड़ा चैनल हो ये यूट्यूब का हमारा। ठीक है, इसी बीच हमारे कुछ आंसर्स आ रहे हैं। जितेंद्र कुमार 4 कह रहे, खुशबू 4 कह रही है, गरिमा 4 वेरी गुड, कमलेश 4 कह रहे हैं, शेखावत 3 कह रहे, 3 नहीं होगा, 4th होगा। P680 के बाद साइटोक्रोम B6 से प्लास्ट नहीं, P6 के बाद प्लास्टोक्विनोन आना चाहिए, तो ये गलत है। P680 के बाद प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम B6 से प्लास्टोक्विनोन,
P680 के बाद प्लास्टोक्विनोन आना चाहिए, तो ये गलत है। P680 के बाद प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन पहले नहीं आता, साइटोक्रोम B6 पहले आता है, गलत है। P680, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन बिल्कुल सही है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, डोनर एंड एक्सेप्टर फॉर साइटोक्रोम B6F। सपोज अगर ये साइटोक्रोम B6F है, तो इस साइटोक्रोम B6F के लिए डोनर कौन होगा और इसके लिए एक्सेप्टर कौन होगा? Who is donor and acceptor for cytochrome B6F? प्लास्टोक्विनोन, यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C, यूबिक्विनोन प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोक्विनोन प्लास्टोसाइनिन, कौन होगा? So that's good news for you. Okay, not for us. We would love to see bit more help from you. Our support to reach 1 million. Definitely हम करेंगे कोशिश, ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करेंगे। पूरी मेहनत के साथ, पूरी टीम के साथ हम बहुत अच्छे से चीजें प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए आप आगे जाके ये IFS ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म जो है, हर टाइम हम सोचते रहते, प्लानिंग करते रहते कि कैसे इस प्लेटफॉर्म को एक लेवल अप किया जाएगा, नेक्स्ट लेवल कैसे लेके जा सकते, यही सोच हमारी रहती है। और बहुत सारी चीजें हैं जो ऑन द वे आपको मिलने वाली है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो उसी बीच क्वेश्चन सॉल्व करते। यस, वेरी गुड निशत, वो तो सही है। इसका आंसर क्या है? फोर्थ। यस, बिल्कुल सही बात है। प्लास्टोक्विनोन डोनर है और प्लास्टोसाइनिन क्या है? एक्सेप्टर है। बहुत बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रिड्यूसिंग पावर इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में रिड्यूसिंग पावर कौन सी है? PS2, PS1, वाटर या NADPH? कौन सी रिड्यूसिंग पावर है? भरत, यू आर मोस्ट वेलकम। और कोशिश करेंगे ऐसे ही और ज्यादा क्वेश्चंस हम डिस्कस करें। लेकिन डियर व्यूअर्स, और एक चीज मैं बताना जा रहा हूं आपको, आज शाम 5 बजे, आज इवनिंग में 5 बजे मैं आ रहा हूं एक बार लाइव, और उस लाइव में मैं डिस्कस करूंगा मेंडेलियन जेनेटिक्स। बिलीव मी, इस तरीके से आप आज जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे मेरे साथ, शेयर करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, इसके पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। और बहुत ही इजीएस्ट तरीके से हम यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहीं नहीं जाना है आपको, शाम के 5 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है, लाइव आना ही आना है। क्लियर? सो रिड्यूसिंग पावर इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज यस NADPH। तो मनीषा यू आर राइट, खुशबू, रीमा बहुत बढ़िया, भरत वेरी गुड, कमलेश वेरी गुड, परफेक्ट। नेक्स्ट, DCMU इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस बाय टारगेटिंग। भले ही आज हमने डिस्कस नहीं किया होगा कि कौन से इनहिबिटर है, बट स्टिल DCMU इनहिबिट्स द फोटोसिंथेसिस बाय टारगेटिंग। DCMU किसको इनहिबिट करता है और टारगेट करता है? यस, PS1, PS2, LHC1 या LHC2। DCMU डाइक्लोरो डाइमिथाइल यूरिया, सॉरी डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया, दैट इज द करेक्ट फुल फॉर्म। यस, तो 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी क्विक। यस, शिवम कह रहे सेकंड होगा, सरोज सेकंड कह रही है, लीना 4 कह रही है। यस, शिवम एंड सरोज यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट। PS2 को इनहिबिट करता है, जो कि PQA से इलेक्ट्रॉन PQB के पास जाते हैं, उसको इनहिबिट करता है। कौन?
DCMU, तो inhibits electron transfer from PQA to PQB. नेक्स्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजीएस्ट क्वेश्चन। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स, algae and higher plant is प्रोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, थाइलेकॉइड एंड स्ट्रोमा। कौन सी साइट है? तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स, algae and higher plant is the प्रोप्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, थाइलेकॉइड या स्ट्रोमा। कौन सा होगा इसमें से? यस, बी क्विक, फटाफट से बताओ, चलो जल्दी। सिंपल से पूछा है कि फोटोसिंथेसिस कहां पर होती है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज यस। सुबर्णा कह रहे कि 2 होगा, संतोष कह रहे 3 होगा, थाइलेकॉइड। यही गलती आप लोग कर देते हो। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन भी आती है और फोटोसिंथेसिस के अंदर डार्क रिएक्शन भी आती है। लाइट रिएक्शन भी होती है और डार्क रिएक्शन भी होती है। तो थाइलेकॉइड में तो सिर्फ लाइट चलती है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है। तो थाइलेकॉइड स्ट्रोमा दोनों कहां पर प्रेजेंट है? दोनों भी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। एस और नो ना? तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? सेकेंड होगा। क्लियर? तो जिन लोगों ने किया है बहुत अच्छा है, जिन लोगों गलत हुआ है वो समझे। तो इस तरह के मिस्टेक अवॉइड हो, इसलिए तो हम ये क्वेश्चंस इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर रहे हो। और डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब IFS ऑनलाइन। द टू फोटो सिस्टम्स PS1 and PS2 function to drive electrons from H2O2. The two photosystems PS2 and PS1 functions to drive electrons from water to NDP plus या NDPH या PS1 या PS2, किसके पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं? यस, सरोज कह रही है 1, मनीषा कह रही है 4, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों का क्या है? शिवम कह रहा है 1, ओके, कश्यप कह रहे 2, 420 कह रहे 4, शेखावत कह रहे 1, पुष्पा 4 कह रही है, गरिमा 1 कह रही है। इसका करेक्ट आंसर एनडीपी। एनडीपी ही हमने कहा था ना, क्या है यहां पर? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कौन है? NADP प्लस ही है ना, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वही है। क्लियर? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सिंपल वाला, द रिडक्शन पोटेंशियल डाउनवर्ड सो दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो अकर स्पॉन्टेनियसली इन दिस डायरेक्शन। मतलब ये जो PS2 से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, फिर यहां से फियोफाइटिन, ये स्टार वाला स्टेट, फिर PQA PQB, यहां से जो पूरा ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर में जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है या उसमें कोई भी चेंज नहीं होता? यस, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? बी क्विक। यस, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो द रिडक्शन पोटेंशियल increases downward so that electron flow occurs spontaneously in this direction। ऐसा होता है, ये स्पॉन्टेनियसली होता है। तो इसकी किसकी वजह से स्पॉन्टेनियस होता है?
ड्यू टू रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? रिडक्शन पोटेंशियल डाउनवर्ड होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। द हर्बिसाइड DCMU blocks photosynthetic electron transport from the herbicide DCMU blocks the electron transport from। अब वही क्वेश्चन है लेकिन उसका थोड़ा सा अलग वर्जन है, डिफरेंट वर्जन है। नहीं प्रीति, नो चेंज नहीं होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। चलो बताओ जल्दी से। PS22 साइटोक्रोम F, PO5 टू प्लास्टोक्विनोन, PS12 A0 और PS12 NDB+। तो द हर्बिसाइड DCMU blocks photosynthetic electron transport from PS22 cytochrome F, PO5 to प्लास्टोक्विनोन, या PS12 A0 या फिर PS12 NDB+। ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, PS22 साइटोक्रोम F इज द करेक्ट आंसर। तो 11 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा PS22 साइटोक्रोम F। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? सिंपल है, क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 12, प्लास्टोसायनिन ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम। प्लास्टोसाइनिन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम साइटोक्रोम B6F2 PS1, PS12 A0, PQB2 साइटोक्रोम B6F या PO5 टू प्लास्टोक्विनोन A। प्लास्टोसाइनिन किससे किसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, चलो बी क्विक। प्लास्टोसाइनिन ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम साइटोक्रोम B6F2 PS1, है ना। तो ये ऐसा हमने यहां पर साइटोक्रोम B6F रखा था और यहां पर ये प्लास्टोसाइनिन है और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां पर गए, PS1 के पास गए थे। क्लियर? तो इस तरीके से प्लास्टोसाइनिन ट्रांसपोर्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम B6F2 PS1। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड, परफेक्ट। सो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो इसी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली मैं उसको रिवर्ट करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और डोंट फॉरगेट, इवनिंग में जेनेटिक्स में मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा मैं, ACF ज़ूलॉजी का जो सेक्शन होगा उसके अंदर। तो आप सब लोगों को शाम 5 बजे शार्प आना है। इसी तरीके से पूरा लेक्चर कवर करेंगे और लेक्चर कवर करने के बाद हम डिस्कस करेंगे लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्लियर? सो हैप्पी लर्निंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग लेक्चर ऑन दिस IFS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म ऐसे ही और ग्रो करे तो सपोर्ट करिए, लेक्चर को लाइक करिए, इस लिंक को शेयर करिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब IFS ऑनलाइन माय डियर स्टूडेंट्स। डेफिनेटली आपको लाइफ साइंस की स्ट्रीम में ये चैनल अपडेटेड रखेगा। जो भी न्यू पोस्ट आ रही है, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, नए नए एग्जाम के फॉर्म्स निकलते, उन सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। क्लियर? चलो सर एक बार 11 नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। ठीक है, करते हैं सर। आपका ETS वाला वीडियो सबसे बेस्ट है यूट्यूब में, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम शिवम।
ईटीएस वाला जो लेक्चर था दैट वाज माय फर्स्ट लेक्चर, जो मैंने यूट्यूब के ऊपर पहला लेक्चर किया था ईटीएस का किया था, उसके बाद मैंने बाकी लेक्चर्स किए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। यू आर मोस्ट वेलकम प्रीति, नम्रता वेलकम, रेखा वेलकम। एक बार 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या डाउट था आपको, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा भी कह सकते हो कि पी क्यू ए टू पी क्यू बी का इनिबिट कर रहा है। तो अगर पी क्यू ए से पी क्यू बी के पास नहीं जा रहा तो डेफिनेटली आगे साइटोक्रोम B6F के पास भी नहीं जाएंगे। पी क्यू ए से पी क्यू बी के पास नहीं जा रहे तो साइटोक्रोम B6F के पास भी आगे नहीं जाएंगे। तो यही रीजन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्लियर? वेरी गुड। रेखा मिश्रा, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच गाइस। और डोंट फॉरगेट टू अटेंड द इवनिंग लेक्चर। भले आप बॉटनी से कर रहे हो, फिर भी बॉटनी में भी जेनेटिक्स है, आपको पता है, उसके लिए आपको वो सेक्शन पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको पता है कोई भी एग्जाम हो, मेंडेलियन जेनेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो इस तरीके से IFS के साथ जुड़े रहिए। अगर लेक्चर को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लेक्चर को लाइक करो, इस लेक्चर की वीडियो लिंक को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो फिर मिलते हैं शाम 5 बजे लाइव इसी चैनल के ऊपर। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच।